जैसा कि आप सब जानते हो कि L2 एम्पुरम मूवी 1-2 दिन के अंदर रिलीज़ होने वाली है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो रिलीज़ हो भी चुकी होगी। मैं इस मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये उस मूवी का पार्ट 2 है जिसके बारे में मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, बहुत कुछ। ये मूवी लूसीफर 1 का पार्ट 2 है जो कि मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, किसी और को पसंद आई हो या ना आई हो। और आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप लूसीफर 2 एम्पुरम मूवी देखने जा रहे हो तो उससे पहले लूसीफर 1 ज़रूर देख कर जाओ, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ इस मूवी के लिए। ये मूवी एक एग्जाम्पल सेट करती है कि किस तरह पॉलिटिकल थ्रिलर और फैमिली ड्रामा को मिक्स करके एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती है। मज़ीद ये कि डायरेक्टर अगर काबिल हो तो ऐसी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट भी कर सकता है और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज की तारीफ़ तो बनती है कि भाई उस बंदे ने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और अच्छे तरीके से हमें परोसा भी है। इसके साथ मोहनलाल की एक्टिंग बंदे को अंदर तक झंझोड़ के रख देती है। आपको महसूस होगा कि ये कैरेक्टर क्या क्या फील कर रहे हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था, और इसके बारे में मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पीके रामदास एक पॉलिटिकल लीडर जो इस दुनिया से जा चुका है, वो एक अच्छा इंसान था और उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे कर्म किए हुए थे। बदकिस्मती से जब उसकी डेथ सेरेमनी चल रही होती है तो उस वक्त बाकी सब लोग उसकी कुर्सी हथियाने में लगे होते हैं कि भाई कौन कुर्सी का हकदार बनेगा। हर कोई अपना दावा पेश कर रहा होता है कि भैया मैं बनूंगा, अब मैं बनूंगा, लेकिन पता नहीं अब कौन बनता है। यहाँ पर जहाँ बाकी सबकी नज़र है उनकी कुर्सी पर, तो वहाँ उनका घर का भेदी कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ, पीके रामदास का सन इन लॉ जो इस पार्टी को होल्ड करना चाहता है ताकि वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को काफ़ी हद तक एक्टिव रख सके। जो पॉलिटिकल लीडर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है वो अपने क्रिमिनल अलाइज के साथ मिलकर उसका खात्मा कर देता है। इस सीरियस सिचुएशन के अंदर एंट्री होती है स्टीफन की, जो कि एक पावरफुल कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके पास्ट के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन सब इतना जानते हैं कि वो पीके रामदास का काफ़ी ज़्यादा करीबी आदमी था जिसको भैया हर तरीके से सपोर्ट हासिल था पीके रामदास का। पीके रामदास उसे अपने बेटे की तरह हर जगह ट्रीट करते थे, उसे एज अ प्रिंस सबके सामने लेकर आते थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। उनकी बेटी उनसे दूर होने लगती है और काफ़ी हद तक मामला मैसअप हो जाता है। और इस मैस्ड अप सिचुएशन के अंदर एक बार दोबारा स्टीफन मैदान में एंट्री ले रहा है कि अब मैं सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगा, क्योंकि स्टीफन इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है पार्टी के अंदर, तो इसकी वजह से बॉबी उसको अपनी तरफ लेके आने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर उसे अपना पार्टनर बनाने की भी ऑफर करता है, लेकिन स्टीफन यहाँ पे नहीं मानता। स्टीफन की ठन जाती है बॉबी के साथ कि भाई तू ये क्या कर रहा है। पीके रामदास की आइडियोलॉजी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसके बाद बॉबी का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो इसके लिए गुंडे पीछे भेज देता है ताकि उससे मार सके, लेकिन वो बदकिस्मती से बच जाता है। और इसके बाद भाई बॉबी जहाँ तक भी नहीं रुकता है कि भाई इसको मारने तक के वो ट्राई कर चुका है और इसके बाद भी नहीं रुकेगा। वो उसको झूठे इल्ज़ाम के अंदर जेल भिजवा देता है एक औरत के थ्रू, एक रेप केस के अंदर। और ये बात काफ़ी हद तक बुरी भी लगती है, लेकिन क्या करें, हम देख रहे थे मूवी के अंदर और भाई अच्छा भी लग रहा था क्योंकि थ्रिल पैदा हो रहा था यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टीफन पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर माना जाता था, क्योंकि वो अब जेल में था तो उसकी जगह किसी को तो पुर करनी थी। यहाँ एक बार फिर से पीके रामदास की बेटी परिणीता एंट्री लेती है मैदान के अंदर, क्योंकि स्टीफन के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर इसी को माना जाता है, क्योंकि यही वो कैरेक्टर था जिसको अब आगे चलकर होल्ड करना था पार्टी को, लेकिन ये होल्ड नहीं करती, अपने भाई को बुलाकर पार्टी उसके हैंड ओवर कर देती है। जी हाँ, पीके रामदास का बेटा जयदेव जब पार्टी को होल्ड करता है तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि ये इतना कुछ भी सीधा साधा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी कुछ मैसअप हो चुका है। जयदेव पॉलिटिक्स के अंदर नया ज़रूर था, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था कि उसे पता ना हो कि उसके बिहाफ पर उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जब ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है तो उस वक्त काफ़ी कुछ ख़राब हो जाता है। होता यह है कि जो MLAs है वो इसके खिलाफ़ चले जाते हैं और बॉबी के नाम पर ये उसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं कि भाई चल अब हम तुझे बताते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त स्टीफन छूट चुका होता है जेल से और सारी सिचुएशन को समझ चुका होता है कि भैया अब मैं तुझे बताता हूँ कि तूने मुझसे कैसे पंगा ले लिया, जिसकी वजह से पार्टी के मेंबर्स दोबारा जयदेव की तरफ हो जाते हैं। अब जब बॉबी के पास रास्ता नहीं बचता तो बॉबी अपनी ही सौतेली बेटी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उससे एक इलीगल एक्टिविटी में फंसा देता है, जिसके बाद जाहिर बात है कि पुलिस वाले सीधा परिणीता पे चढ़ जाते हैं ले दे के। बात यहीं तक ख़त्म हो जाती, लेकिन जाहिर बात है कि भाई जब इस तरह का मामला होता है तो पॉलिटिशियंस काफ़ी हद तक केयरफुल रहते हैं इन चीज़ों को लेकर कि भाई कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, कहीं हमारी पार्टी ना बदनाम हो जाए। और ये सब जयदेव से हटकर हो रहा है। जहाँ प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब एक पुलिस वाला परिणीता को हरेस करने की कोशिश करता है। वो उसकी बेटी की रिहाई के बदले में कुछ ऐसा मांग लेता है जो उसको शायद कभी नहीं मांगना चाहिए था। भैया ऐसे पॉलिटिशियन की बेटी से तो कभी नहीं।
यहाँ परिणीता की बेटी जो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है इस हरेसमेंट से, वो भी सुसाइड करने की कोशिश करती है, और जब वो सुसाइड करने की कोशिश करती है तो उसके बाद ये मामला काफ़ी ऊपर तक चला जाता है, जहाँ परिणीता की बेटी अब एक्सपोज करती है कि भैया बॉबी ही वो बंदा था जिसने मुझे इतने बुरे तरीके से इन सब चीज़ों में फंसाया हुआ था, यहाँ तक कि ड्रग्स के कारोबार के अंदर भी उसे ड्रग्स की लत तक लगा दी उस बंदे ने। अपनी माँ की खातिर वो कई बार अपनी हैरेसमेंट को बर्दाश्त भी कर लेती थी। परिणीता को जब ये सब पता चलता है तो काफ़ी हद तक शॉक्ड हो जाती है, और उसके बाद वो एक फ़ैसला लेती है। वो फैसला लेती है कि वो स्टीफन से जाकर हाथ मिलाएगी। स्टीफन जो पीके रामदास का काफ़ी ज़्यादा करीबी होता है, वो मानने को तैयार हो जाता है कि भाई चल अब मैं तेरी मदद करता हूँ, अब मैं इसको सबक सिखा दूंगा, तू घर जा। और सोचो सबसे पहले वो सबक किसको सिखाता है? जी हाँ, उस इंस्पेक्टर को जो उसको हरेस करने आया होता है। ले भाई, जेब में शॉपिंग करने के पैसे नहीं है और भाई शॉपिंग मॉल खरीदने चले हैं ये। इसके बाद स्टीफन सीधा सीधा बॉबी से जा निपटता है और बॉबी को भी निपटा ही देता है एक तरह से। और इसमें उसका साथ देता है उसका राइट हैंड यानी जैन, जिसको खुद पृथ्वीराज ने प्ले किया, यानी एज अ जैन भाई उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था। और ये कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब जब इस कैरेक्टर की एंट्री होती है ना, बंदे के वैसे ही गूज बम्प से आ जाते हैं। बंदा जिस तरह फाटा लगाता है सबको, भाई मज़ा आ जाता है एक बार। एट दी एंड एक और सीक्रेट रिवील होता है कि जिस कोठे पे वो जाकर बैठ गया था वो कोठा भी स्टीफन का ही था, और जिससे बॉबी ने मदद मांगी थी वो बंदा भी खुद स्टीफन का ही था। जिसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करके स्टीफन अपना चला जाता है इंडिया से बाहर, और दूसरी तरफ पीके रामदास का बेटा जयदेव पार्टी संभाल लेता है। और परिणीता के दिल से भी एक तरह का जो मैल होता है वो निकल ही जाता है कि भाई स्टीफन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा अपना ही है। जहाँ फर्स्ट पार्ट इतना कुछ हमें दिखा के जाता है, वहाँ स्टीफन की आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा हिडन रखी जाती है कि वो कौन था, कहाँ से आया था, और वो पीके रामदास का इतना ज़्यादा करीबी क्यों बन गया था। आई होप कि पार्ट 2 के अंदर वो ये सब दिखाने की कोशिश करें, और मैं देखने को तैयार हूँ भाई। और पृथ्वीराज की किसी चीज़ पर कोई शक किया नहीं जा सकता, चाहे उनकी डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, और उसके बाद भैया जो उन्होंने कास्टिंग की है वो तो ज़बरदस्ती होगी। ये थी लूसीफर पार्ट 1 की पूरी स्टोरी, और इसके बाद अगर तुम देखना भी चाहो तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। इस सब को बताने के बाद भी तुम काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। बाकी भाई अब देखना ये है कि ये किस तरह L2 एम्पुरम मूवी को L1 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।